हाँ जी बेटे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास एक मास है कैपिटल एम। एक मास क्या लिया आपने? कैपिटल एम। और एक कोई छोटा मास ले लिया आपने स्मॉल एम। और ये जो मास है वो इसे कुछ डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसका मतलब ये इसका फील्ड हो गया बेटे। ये क्या हो गया? इसका फील्ड। यानी मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक उसे अट्रैक्ट करेगा किसी मास दूसरे मास को, वो उसका फील्ड होगा। इज इट क्लियर? यानी जैसे अगर हम अर्थ मान लें तो अर्थ कितनी डिस्टेंस तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगी तो वो उसका क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा। तो अगर हम जनरली किसी भी बॉडी को एक स्फेरिकल बॉडी मान लें तो स्फेरिकल बॉडी के चारों तरफ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी स्फेरिकल शेप का होगा। Am I right? तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली होता क्या है? ये वो स्पेस या वो रीजन है किसी बॉडी के चारों तरफ या किसी मास के चारों तरफ जहां तक वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। जहां तक वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये अगर मास है तो इसका कुछ हम आर रेडियस ले लें। आर रेडियस लेकर एक स्फीयर बना दें तो वो क्या बन जाएगा बेटे? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द फील्ड और स्पेस और रीजन अराउंड ए मास अप टू विच इट कैन एक्सर्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जहां तक ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ए स्पेस और रीजन अप टू विच इट कैन एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब है अप्लाई करना। एक्सर्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसे हम इसका क्या बोलेंगे बेटे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ की वो जगह जहां तक वो दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक उसी प्रकार एक चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां तक वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सिमिलरली एक मास के चारों तरफ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मास के चारों तरफ क्या होता है? उसका एक क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड कोई खुद एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक जगह है किसी मास के चारों तरफ जहां तक वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें एक मेन बॉडी होगी, बिगर साइज्ड बॉडी जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, और दूसरी स्मॉल साइज्ड बॉडी होगी जो उसके फील्ड के अंदर है। इसे हम टेस्ट बॉडी भी बोल सकते हैं, टेस्ट मास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब होगा बेटे स्मॉल वैल्यू का मास। अब उसका भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। हर एक मास का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है क्योंकि सारे मास ग्रेविटी लगाते हैं किसी दूसरे के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना कम होना चाहिए कि वो बड़े वाले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अगर दोनों बॉडी एक साइज की बॉडी हुई तो ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा हो जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि एक अपने पास ये बॉडी है, दूसरी ये बॉडी है, दोनों एक ही साइज की और एक ही मास की बॉडी मान लें आसपास। तो अगर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना बड़ा है तो इसका भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इतना बड़ा होगा। तो दोनों फील्ड बढ़ के एक नया फील्ड नहीं बना देंगे क्या? तो ये बॉडी जो है, जो बॉडी हम किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, वो बॉडी का साइज स्मॉल होना चाहिए, उसका मास स्मॉल होना चाहिए ताकि वो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट है बेटे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसे आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम इसे ई से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं? ई से भी शो कर सकते हैं, हम इसे ईजी से भी शो कर सकते हैं, ईजी, ताकि हमें पता चले कि ये आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? क्या? ठीक है। अब इस नाम से हमें पता चल रहा है बेटे कि आप यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना चाहते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी? उसके द्वारा किसी मास के ऊपर लगाए गए फोर्स से। उसके द्वारा किसी मास के ऊपर लगाए गए फोर्स से। तो हम क्या करें, एक बड़ी बॉडी मान लें जिसे हम सोर्स मास बोलेंगे,
बड़ा मास, एक टेस्ट मास ले लेंगे छोटा जिसका फील्ड नहीं होगा, वो उसके अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बॉडी रखी कैपिटल एम और इसके फील्ड में एक छोटी बॉडी रखी जिसका मास है स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच की हमने कुछ दूरी ले ली आर, तो बताइए बेटे इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है जी। तो ये फोर्स तो कंप्लीट मास पर लगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, 1 यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 यूनिट टेस्ट मास, 1 यूनिट टेस्ट मास, यानी टेस्ट मास की कितनी वैल्यू ले लें आप, 1 यूनिट ले लें, तब कितना फोर्स लगेगा उसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। सो Eg का फार्मूला क्या हो गया बच्चे, F डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। फोर्स को अगर टेस्ट मास से डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा ना? नहीं समझ आ रही बात क्या? कोई बात नहीं। देखो मान लो 5 पेन अपने पास 50 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने रुपए का आएगा? 10 रुपए का। क्या करा आपने? सिंपली 5 से भाग कर दिया बस। m मास के ऊपर अगर फोर्स F लग रहा है तो 1 यूनिट मास पर कितना लगेगा, F बाई m, भाग कर दिया। तो जब कभी भी आपको 1 यूनिट के कोरिस्पोंडिंग कुछ फाइंड आउट करना हो तो टोटल नंबर से डिवाइड कर देना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरीका तो ये है, तो ये आ जाएगा बेटे G कैपिटल M स्मॉल m, पहले मैं F की वैल्यू लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड कर दें? m से m कैंसल, तो Eg की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, Gm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Gm डिवाइडेड बाय। एक तरीका तो इसे समझने का ये है। दूसरा तरीका इसे समझने का ये भी है कि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये वो फोर्स है जो 1 यूनिट मास पर लगेगा, वो फोर्स है जो 1 यूनिट मास। तो हमने किया तो यहां पर भी वही कैलकुलेशन है, 1 यूनिट मास के लिए हमने टोटल मास से डिवाइड कर दिया। बट इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि फोर्स कितना लग गया बेटे, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसमें m की वैल्यू को अगर हम 1 रख दें, m की वैल्यू को 1 रख दें तो ये फार्मूला Gm बाय R स्क्वायर आ जाएगा ना? तो इसे 1 रखने के लिए हम क्या करें, इसको मास से डिवाइड कर दें। वेरी सिंपल इट इज। तो ये आपके पास Eg की वैल्यू आ जाएगी। तो Eg क्या होता है बेटे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। तो 1 यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को इस फील्ड की स्ट्रेंथ बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या बोला जाएगा, स्ट्रेंथ। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटे, एक तो ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट विल बी ऐसा यूनिट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स है ऊपर, फोर्स के लिए न्यूटन डिवाइडेड बाय मास किलोग्राम, तो न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा बेटे, ऐसा यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा तो वो भी आ जाएगा, कैसे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स के लिए क्या आ जाता है बेटे, m1 L1 T -2, मास के लिए m1 क्या बन जाएगा, m0 L1 T पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। किसका किसका फार्मूला है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यहां तक कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। ठीक है बेटे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की हमने बात करी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी। आपने लिखा कि जो Eg है वो F डिवाइडेड बाय m के बराबर है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो Eg will also be a vector quantity and the direction of this Eg will be same as that of force. Direction of this electric field, gravitational field strength will be same as that of gravitational force. Gravitational force की डायरेक्शन कल हमने पढ़ा ही था ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बच्चों कल हमने ये पढ़ा था G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हम इसे वेक्टर में लिखें तो यहाँ क्या लग जाता है, माइनस। अब ध्यान देना भाई, इसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो ये Eg बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो m से m क्या हो जाएगा, तो वेक्टर के फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो व्हाट विल बी द आंसर, बस माइनस लग जाएगा, माइनस Gm बाय R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर में हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? माइनस क्या दिखा रहा है,
क्या बता रहा है बताओ शाबाश। ऑपोजिट साइड किसकी, कौन किसके ऑपोजिट है? ईजी ऑपोजिट है आर के। ईजी किसके ऑपोजिट है? आर यूनिट वेक्टर के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास कोई मास है, ये वाला मास कैपिटल एम, जो कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड नाम आ रहा है, एक्चुअली ये बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाला हमने, ईजी इसकी डायरेक्शन मास की तरफ होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है ना अपनी तरफ, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? मास की तरफ। लेकिन इस पॉइंट का यहां से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी ना बेटे, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, तो ये आपके पास क्या हो गया? आर वेक्टर। तो आप देखिए ईजी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों क्या एक दूसरे के उल्टी तरफ हैं, यही दिखा रहा है माइनस साइन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है? यस सर। तो ये था बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके फाइन। हाँ जी, कुछ पूछना किसी बच्चे ने? चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस जिस मास का हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाला उसे हम अर्थ भी तो मान सकते हैं। यानी अगर ये हमारे पास अर्थ है, क्या है ये हमारे पास? अर्थ, और ये इसका रेडियस है बेटे कैपिटल आर, ये इसका रेडियस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल आर, जो कि कैपिटल आर से बड़ा है, तो फिर इस जगह पर ईजी की वैल्यू कितनी है बेटे? ईजी की वैल्यू कितनी है? जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर हम सरफेस की बात करें यहाँ पर, तो इस जगह पर ई की वैल्यू कितनी है बेटे? जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर की जगह कैपिटल आर ले लेंगे। इज इट ओके? ठीक है। और जब हम इसके अंदर की बात करेंगे ना बेटे, किसकी बात करेंगे? इसके अंदर की बात करेंगे, तो एक फार्मूला और हमारे पास निकल के आता है। यहाँ पर अगर हम ई निकालना चाहें, ई इनसाइड, ई तो फार्मूला आता है बेटे जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आर, मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आर। यानी ये आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है। ये आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है। तो आप ये देखेंगे कि अंदर ईजी इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे आर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, किस का ग्राफ बनाएं? अगर एक तरफ हम ले लें, इधर लेते हैं आर सेंटर से, और इधर हम ईजी बनाना चाहें, ये हो गया बेटे सेंटर जहां पर आर की वैल्यू 0 है। जब आर की वैल्यू 0 है तब हमारे पास ईजी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। इस फार्मूले में पुट कर देंगे आर को 0, तो ईजी भी क्या आ जाएगा? 0। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में बढ़ता जाएगा। कब तक? सरफेस तक। तो इसका मतलब जब r बराबर r आएगा हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर, तब तक हमारे पास Eg की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी होगी? जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहां तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर बढ़ेगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ कहां से कहां तक आ गया बेटे? r बराबर 0 से लेकर r बराबर r तक का ग्राफ आ गया। सेंटर से लेकर सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सरफेस पर इलेक्ट्रिक इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटे? जी एम बाई आर स्क्वायर। और सरफेस के बाद में बाहर कितनी है बेटे? जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप यहां से एक और रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये जो ईजी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे उसका स्क्वायर टाइम्स ईजी कम होता जाएगा। आर डबल कर दो, ईजी 1/4 हो गया। आर को 3 गुना कर दो, ईजी 1/9 हो गया। आर को 4 टाइम्स करो, ईजी 1/16 टाइम हो गया। हाँ या ना बोलो? तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये आपके पास आ गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, अर्थ के लिए सेंटर से लेकर कितनी भी दूरी पर। तो सेंटर से सरफेस का ये ग्राफ और सरफेस के बाद में ये ग्राफ। अगर कोई डाउट है पहले समझिए फिर पूछिए।